हेलो एवरीवन, आप सभी का पुनः एक बार इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का लेसन 3 पॉजिटिव हेल्थ, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, हम पढ़ रहे थे। और इसके पहले 2 वीडियोस हम इसके पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने इसके अंदर पढ़ा है कि हमारा जो पॉजिटिव हेल्थ है, यानी हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ कब होंगे, जब हम लोग मानसिक रूप से भी अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं और शारीरिक रूप से भी हम लोग अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं, तब जाकर के हम शुद्ध रूप से पूर्ण स्वस्थता यानी पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त होंगे हम लोग, है ना। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद में एक बिंदु हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, यानी हमको संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, यानी कैसे उसको प्राप्त करना। तो उसके लिए हमने कुछ बिहेवियर्स ऐसे पढ़े थे, है ना। तो यह यानी कि हम लोगों को दवाई लेना तो देसी तरीक़ों से ही, दवाई ज़्यादा नहीं लेकर के, मेडिकल पर डिपेंड नहीं रह करके ये सारा, और अपने खान पान पर, हमारी बॉडी सिग्नल्स पर ध्यान देना है। यही चीज़ें हम आगे के वीडियोज़ में भी पढ़ने वाले हैं। अगर हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेवे। अगर हमने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, इसके 2 पार्ट, तो वो ऊपर आई बटन में मिलेंगे, बाकी सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। हम आराम से वहां जाकर के इनको देख सकते हैं। सारे नोटिफिकेशंस को टाइम पर प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करने के बाद में पास में जो ऑल है, वहाँ नोटिफिकेशन बेल लगी हुई है, वहाँ पर ऑल को सेलेक्ट कीजिए। तो चलिए आज का हमारा यह टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ईटिंग बिहेवियर। अब हमारा ईटिंग बिहेवियर किस प्रकार का रहना चाहिए, यानी कि हम लोग जब भोजन करते हैं तो भोजन करते समय हम कई चीज़ों का ध्यान नहीं करते। तो इन चीज़ों का, यानी किन किन बातों का ध्यान करना चाहिए या क्या गलतियां हम लोग कर रहे हैं, वो आगे के इस बिंदु में हम लोग पढ़ रहे हैं। वी ह्यूमन बींग्स seem to have lost the ability to monitor our own bodies in order to maintain health, यानी हम लोगों ने क्या कर दिया है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, वी ह्यूमन बींग यानी हम मानव लोग जो है, उसमें कैसा प्रतीत हो रहा है, सीम यानी प्रतीत होना, दिखना। तो ऐसा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मान लीजिए हमने हमारे शरीर को ही, यानी मेंटेन हेल्थ, यानी हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए हमको हमारे शरीर को मॉनिटर कैसे करना है, यह योग्यता खो दी है, ऐसा लग रहा है। हमको ध्यान ही नहीं है कि हम हमारे शरीर को मेंटेन करने के लिए किन किन बातों का ध्यान करना चाहिए, तो वह चीज़ें हमने खो दी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। वी रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड अवर ओन बॉडी सिग्नल एंड टेंड इंस्टीड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स और द मीडिया समटाइम्स। तो यह कह रहा है और द मीडिया, तो यह कह रहा है कि हम लोग जो है वो कई बार हमारे खुद के बॉडी सिग्नल्स को भी इग्नोर कर लेते हैं, यानी हम लोग जो है वो रिफ्यूज कर लेते हैं हमारे बॉडी सिग्नल, यानी हमारा शरीर कह रहा है कि अब मत खाइए, लेकिन फिर भी हमको पता नहीं चल रहा, या हमारे शरीर को भूख लगी है, हमको भोजन की जरूरत है, ये शायद हमको पता नहीं चल रहा है, ऐसा, या हम समझने से रिफ्यूज कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, ठीक है ना। और हम लोग हमारी प्रवृत्तियों में लगे हुए हैं, इंस्टीड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर और मीडिया, यानी हम लोग यहाँ तक कि कई बार मीडिया के प्रचार प्रसार में या फिर डॉक्टर्स की एडवाइस है कि आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, इस तरह का भोजन करना है, लेकिन फिर भी हमको पता है कि ये चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन हम वो भी खाने में लग जाते हैं। तो हम हमारे बॉडी के जो सिग्नल्स है उनको हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। समटाइम्स ओवर जेलस पेरेंट्स फोर्स infant and small children to eat because it is feeding time, not because they are hungry। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो कई सारे ऐसे ओवर जेलस पेरेंट्स, यानी कई अति उत्साही पेरेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे को ताकतवर बनाने के लिए या हमारे बच्चे को स्ट्रांग बनाने के लिए ये खिलाना है, वो खिलाना है, ये भी खिलाओ, ये भी खिलाओ, इसमें लगे रहते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं कि वो अपने इन्फेंट, यानी कि शिशु छोटा सा है एकदम, या फिर स्मॉल चिल्ड्रंस यानी छोटे बच्चे जो है उनको या उनके शिशुओं को वो इसलिए खिलाते हैं क्योंकि वो फीडिंग टाइम हो गया, अब उनके खिलाने का टाइम हो गया है, इसलिए उनको खिलाते हैं। जबकि इसके लिए नहीं कि उसको भूखा है या नहीं है, या हमने पिछली बार जो खिला दिया तो वो ज़्यादा खिलाया था, शायद भूख नहीं लगी होगी, ये हम नहीं सोचते हैं। तो ये पेरेंट्स ऐसे हैं, कई सारे ओवर जेलस पेरेंट्स वो ऐसा करते हैं। और चिल्ड्रन मे बी फेड मोर देन देयर बॉडीज डिमांड और नीड बिकॉज सम बुक डिक्टेट हाउ मच फूड अ बेबी रिक्वायर्स। तो हम लोग और फिर कई बार क्या कर देते हैं,
या फिर या तो ये कर लेते हैं कि इसलिए खिलाते हैं क्योंकि उनको खाने का समय हो गया है, भूखे हैं या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। या फिर कई बार क्या कर लेते हैं, तो वो अपने बच्चों को इसलिए नहीं खिलाते कि वो उनकी बॉडी की डिमांड कितनी है, उनका शरीर क्या चाह रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है ना सभी की खुराक एक जैसी नहीं होती, इसीलिए उनका, लेकिन बस केवल इसलिए उसकी आवश्यकता है, उसका बॉडी मांग रही है, उसके शरीर को आवश्यकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हम उसको इसलिए खिला रहे हैं क्योंकि कुछ किताबों में लिखा हुआ है, सम बुक डिक्टेट, यानी वो निर्देश दे रही है कुछ किताबें, है ना, कि उसको जो है वो इतने साल के बच्चे को इतना भोजन करने की आवश्यकता रहती है, तो हम क्या कर रहे हैं, उनको उतना ही खिला रहे हैं। लेकिन जरूरी है क्या कि उसको भूख लगी है या उसके बॉडी को उसको जरूरत है इसकी, उसका ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है ना। इसलिए बहुत सारी ऐसी किताबें आती है कि इस साल के बच्चे को इतना भोजन की जरूरत होती है, इस साल के इतना रहती है, तो उस बुक्स के हिसाब से खिलाते रहते हैं, है ना। कई सारी ऐसी जो कंपनियां हैं वो किताबें छाप लेती है, तो उनको वो लोग फॉलो करते रहते हैं। एज अ रिजल्ट चिल्ड्रन मे ग्रो अप ignoring important body signals until finally these signals become weak and fail to stimulate normally। तो इसीलिए कह रहे हैं कि और फिर उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो उनके परिणाम स्वरूप वे लोग जो है वो बड़ा तो हो रहा है, लेकिन वो बड़ा हो रहा है लेकिन कैसे, तो अपने जितने भी महत्वपूर्ण बॉडी सिग्नल है ना, हमारे शरीर के जितने संदेश है जो सिग्नल दे रही है, हमको इशारे कर रही है, उन सबको इग्नोर करते हुए, अनदेखा करते हुए वो बड़ा हो रहा है। और उसके कारण अंत में उसका परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, तो ये सिग्नल अब वीक हो जाते हैं, यानी कमजोर पड़ जाते हैं, या फिर वो लोग जो है वो सिग्नल जो है, जो भी सिग्नल यानी बॉडी के भूख लगी है नहीं लगी है, ये सारे सिग्नल होना बंद हो जाते हैं क्योंकि शरीर खराब हो जाता है उसका। और स्टिमुलेट नॉर्मली, और फिर वो कैसे, तो उसको संतुलित यानी अपने शरीर को करता है नॉर्मली, वो सारी चीजें बंद हो जाती है। तो इस प्रकार से वो ये सारी चीजें बंद होने लगती है और वो सिस्टम तंत्र शरीर का खराब हो जाता है, कहने का मतलब ये है। पीपल देन अर्ली ईट फार टू मच और टू लिटल, एज इन द केस ऑफ some young figure conscious girl, and fail to eat the precise amount of food required by the body। तो ये कह रहे हैं कि इसीलिए लोग क्या करते हैं, तो या तो वो उनका शरीर जितना मांग रहा है ना उससे अधिक खा लेते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके शरीर को जितनी जरूरत है ना उससे कम खाते हैं। कम खाने में हम लोगों ने कई बार न्यूज़ में या कई सारी मैगजीन्स में वगैरह देखा होगा, तो कई ऐसी ओवर कॉन्शियस गर्ल है, यानी कई सारी ऐसी यंग फिगर्स, यानी कि कई युवा लड़कियां आजकल मॉडलिंग या अन्य क्षेत्रों में जा रही है, तो वो अपने शरीर को मेंटेन रखने के लिए कि मुझे ज़्यादा मोटा नहीं होना, पतला रहना है, ऐसा शरीर, तो उसके लिए वो कम खा रहे हैं। और उसके कारण क्या हो जाता है, तो या तो अधिक खाने की वजह से हमारे शरीर को खराब कर लेते हैं, यानी अधिक खाना भी अच्छा नहीं है, हमारा शरीर कमजोर पड़ता है, उससे भी खराब होता है। तो अधिक खाने की वजह से या फिर जितना चाहिए उससे कम खाने की वजह से वो अपने शरीर को क्या कर लेती है, तो वो प्रेसाइज अमाउंट, यानी उसके लिए जितना निर्धारित अमाउंट में फूड चाहिए, यानी जितनी निर्धारित भोजन की आवश्यकता है वो पूरा नहीं हो पाता है ना, वो नहीं खा पाते हैं इतना, वो उनके साथ ऐसा हो जाता है। हाउएवर if we change our attitude and learn to trust our own body signal from the beginning, we can have proper nourishment in the correct amount and thus enjoy good health। तो इसीलिए यह कह रहा है कि अगर हम हमारे इस एटीट्यूड को छोड़ देवे, हमारे इस रवैये को छोड़ देवे कि हम किताबों के अनुसार इतना खाना है, आज तो अच्छा बना है हमने अधिक खा लिया है, या फिर हमारी बॉडी को ठीक करने के लिए हम कम खाएंगे, यह अगर रवैया हम लोग छोड़ देवे और हमारे बॉडी सिग्नल के अनुसार हम लोग काम करना शुरू कर देवे कि हमारी बॉडी को इतना भोजन चाहिए, हमने इतना भोजन किया, अब हमारी बॉडी के लिए, मेरे शरीर के लिए काफ़ी है तो काफ़ी है, हमको यह लग रहा है कि मेरे शरीर के लिए यह ठीक नहीं तो वो नहीं खाना, हमको लग रहा है कि नहीं मेरे शरीर के लिए इस तरह का भोजन करना वो ज़्यादा जरूरी है, तो भले वो हमको अच्छा लगता है कि नहीं लगता, लेकिन हमारे शरीर की जैसी मांग है उसकी पूर्ति हमें करनी चाहिए। अगर उसके अनुसार हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ऐसा करना शुरू कर दिया तो वी कैन हैव प्रॉपर नरिशमेंट, तो हमको पर्याप्त अच्छा पोषण मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और क्योंकि करेक्ट अमाउंट ऑफ फूड जो अच्छी हेल्थ के लिए जरूरी है, तो इसीलिए हम लोग फिर अच्छे गुड हेल्थ को एंजॉय करेंगे, यानी एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे हम लोग, अगर ऐसा करना शुरू कर दिया तो इस प्रकार से यह ईटिंग बिहेवियर के बारे में बताया है कि हम लोगों को जितने अमाउंट की जरूरत है, हमारा बॉडी जैसे सिग्नल करता है उसके अनुसार हमको भोजन करना चाहिए। अब आगे जो है वो है एक्सपेक्टेशंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अब देश के प्रति या हमारे परिवार के प्रति और हमारे स्वास्थ्य के प्रति कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, और देश या हमारा परिवार हमसे ऐसी एक्सपेक्टेशंस यानी अपेक्षाएं रखता है, उसके बारे में कुछ बिंदु दिए हैं, वो स्वास्थ्य को लेकर ही दिए हैं इस लेखिका सुब्रा दत्ता ने।
तो यह क्या क्या है वो देखेंगे। बाय इंस्टेंट मोस्ट पीपल लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन, येट वेरी ऑफन their expectations and ambitions put too much pressure on the children। तो ये कह रहे हैं कि हम लोग स्वभावगत, हमारे पेरेंट्स जो है ना, अधिकांश पेरेंट्स वो स्वभावगत क्या करते हैं, अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं और बहुत अधिक प्रेम यानी केयर भी करते हैं उनकी, है ना, उनका ध्यान करते हैं। लेकिन फिर भी वेरी ऑफन, लेकिन अक्सर वो क्या कर लेते हैं, देयर एक्सपेक्टेशंस एंड एम्बिशंस पुट टू मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन। लेकिन उनकी जो एक्सपेक्टेशंस यानी उनकी अपेक्षाएं और उनका जो दबाव है ना, उनकी महत्वाकांक्षा है, उनकी अपेक्षाएं और उनकी महत्वाकांक्षा एम्बिशंस, वो जो है वो बच्चों पर बहुत अधिक दबाव बना लेते हैं, प्रेशर बना लेते हैं। वो उनसे बच्चों से बहुत अपेक्षाएं रखते हैं, मेरा बच्चा ये बनेगा, जन्म होते ही तय कर लेते हैं कि ये तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या ये करेगा या वो करेगा। वो बड़ा होकर उसके किस प्रकार की एक्टिविटीज़ है, किस प्रकार की उसकी इच्छाएं हैं, वो सब मान लेता। तो माता पिता की बहुत बड़ी अपेक्षाएं उनसे बढ़ जाती है, महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती है। When children cannot reach the level of their parents' ambitions, they can suffer from tremendous frustration and stress। और फिर क्या होता है, वो बच्चे कई बार अपने माता पिता की उन अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाते हैं, है ना, उस लेवल तक, यानी उनके माता पिता ने जो उन पर सोचा है, उनके बारे में सोचा है, उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो फिर वो क्या हो जाते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाओं पर खरे नहीं उतरने के कारण वो बहुत अधिक मात्रा में, है ना, वो फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं, यानी कुंठा, निराशा के शिकार हो जाते हैं। और स्ट्रेस यानी तनाव पैदा हो जाता है उनके मन में, यानी वो तनावग्रस्त हो जाते हैं। इस प्रकार की उनके मन में भावना आ जाती है। दिस में लीड टू ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन एंड अदर रिलेटेड बिहेवियर एज अ वे ऑफ अवॉइडिंग द रियलिटीज ऑफ द सिचुएशन। और फिर जब ऐसी स्थिति बन जाती है, वो अपने माता पिता के सामने उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते, तो फिर उनको कई बार ऐसा लगता है कि मैं माता पिता के सामने कैसे जाऊंगा, या माता पिता डांटेंगे, इस प्रकार की उन परिस्थितियों का, उस वास्तविकताओं का सामना वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए, उस तनाव को कम करने के लिए वो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, यानी किसी न किसी तरह का नशा करने या उनको नशीली दवाइयाँ लेने या नशे की आदी हो जाते हैं। यह सारा कार्य करने लग जाते हैं उस फ्रस्ट्रेशन के कारण। उस परिस्थितियों का सामना, उनको ये लगता है कि नशे में होंगे तो ये सारी ठीक हो जाएगी, तो ऐसी बुरी आदतों में वो पड़ जाता है। फ्रॉम द बिगिनिंग children should be allowed to develop in their own natural happy way within the control of parental love। तो ये कह रहे हैं गाइडेंस एंड केयर एंड विदाउट टू मच प्रेशर, ये इतना वाक्य है। तो हम देखते हैं कि फ्रॉम द बिगिनिंग यानी शुरुआत से ही हमें क्या करना चाहिए, तो बच्चों को उनके आगे बढ़ने का उनका जो खुद का नेचुरल तरीका है, नेचुरल तरीका यानी जिसमें उनकी रुचि है ना, जिसमें वो अपने आप सहजता से वो सारी चीजें सीख सकता है, उस मामले में उसको आगे बढ़ने का मौका दीजिए, उसको मौका दीजिए। लेकिन वो ऐसा नहीं कि उसको हमने फ्री छोड़ दिया, उसको खुश रखने वाला तरीका यानी हैप्पी वे, उसके लिए प्रसन्न करने वाला कौन सा मार्ग है, उस मार्ग को उसके लिए तय कीजिए। लेकिन वो कैसा, तो विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव, गाइडेंस एंड केयर, यानी कि वो माता पिता के कंट्रोल में, यानी प्रेम में, उसका गाइडेंस माता पिता का मिलता रहे, यानी माता पिता का पूरा ध्यान उसके ऊपर रहना चाहिए उस मामले में। एंड विदाउट टू मच प्रेशर, और उस पर किसी तरह का कोई प्रेशर दिए बगैर, यानी किसी तरह का कोई भी प्रेशर, दबाव बनाए बगैर उस पर पूरा एकदम प्रेम उसका होना चाहिए। गाइडेंस यानी उसका गाइडेंस बराबर होना चाहिए उस पर कि ऐसे करो वैसे करो, केयर होना चाहिए, लेकिन बच्चे को उसके मार्ग, उसके अनुसार आगे बढ़ने दो। अ चेंज ऑफ सम कन्वेंशनल पेरेंटल attitude may help to prevent many cases of drug dependence and other adolescent problems। और इस प्रकार से अगर माता पिता अपना कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड है, यानी उनका जो परंपरागत माता पिता होने के नाते, एक अभिभावक होने के नाते जैसा उनका रवैया है, उसमें अगर थोड़ा सा परिवर्तन वो कर लेंगे, तो उसके कारण कई सारे बच्चे जो ड्रग डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि जो नशीली दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, या फिर एडोलसेंट प्रॉब्लम, अन्य कई किशोरावस्था की समस्याएं पैदा हो जाती है, उनसे कम से कम बचा जा सकता है। थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज करने पर यह ठीक हो सकता है। वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड अवर पेरेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू द वर्ल्ड एनवायरमेंट। फिर हम लोग माता पिता होने के नाते इस विश्व वातावरण में, यानी इस वैश्विक वातावरण के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। वो क्या है? रिमेंबर दैट द लिविंग स्पेस ऑफ दिस वर्ल्ड इज लिमिटेड एंड वी मस्ट हैव इनफ स्पेस फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन टू लिव हैप्पीली। याद रखिए, यह जो लिविंग स्पेस है इस दुनिया में,
है ना, रहने का स्थान जो है ना वो लिमिटेड है, बहुत ही कम है ना, लिमिट में ही है। और इसके लिए हम लोगों को हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, वो सुखद प्रसन्नता से, शांति से और अच्छे से रह सके, है ना, खुशी खुशी, तो उसके लिए कुछ स्पेस हमें उनके लिए भी छोड़ना पड़ेगा। यानी इस धरती पर स्पेस जो स्थान है वो तो निश्चित है, यानी कम ही है, तो इसीलिए हम लोगों को उनके लिए भी कुछ स्थान छोड़ना पड़ेगा। टू अचीव दैट एम वी मस्ट प्रैक्टिस फर्मली we must practice family planning and limit the birth rate by having only 1 or 2 children per couple। और इसके लिए हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यानी कि कम से कम जगह हम लोग उपभोग करें और आने वाली पीढ़ी के लिए स्थान छोड़ें, तो उसके लिए हम लोगों को फैमिली प्लानिंग करनी पड़ेगी, यानी परिवार नियोजन अपनाना पड़ेगा। उसका मतलब है प्रत्येक परिवार में बच्चे कम होने चाहिए, है ना, अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए यह कह रहा है कि पर कपल, यानी प्रत्येक जो पति पत्नी है, यानी कि जो जोड़ा है, उनके 1 या 2 बच्चे ही होने चाहिए, ऐसा यह तय करना होगा। बिटवीन ईच बर्थ देयर शुड बी अ गैप ऑफ 3 or 4 years so that each child is not deprived of the right to sufficient parental love and care। और प्रत्येक बच्चे के बीच में 3 से 4 साल का अंतर होना चाहिए, ताकि क्योंकि बच्चा जो है, प्रत्येक बच्चा वो अपने माता पिता का पर्याप्त स्नेह पाने से वंचित नहीं रहे, है ना, पर्याप्त प्रेम, केयर या सारा। यानी अगर बच्चा 1 साल का ही हो गया तब तक उसको जो भी लाड प्यार मिला, लेकिन उसके बाद दूसरा बच्चा होते ही उसका फिर इतना केयर नहीं हो पाती है। नहीं तो 3-4 साल तक उसकी केयर कीजिए, उसके बाद में दूसरा बच्चा हो तो ज़्यादा ठीक रहता है, ऐसा यह बता रही है। Family planning really means family welfare, as it helps to keep women healthy enough to contribute to टू अ हैप्पी होम एनवायरमेंट। तो ये कह रहे हैं कि फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है, परिवार नियोजन का मतलब होता है परिवार कल्याण। परिवार कल्याण क्यों होता है? क्योंकि ये कह रहा है कि यह जो है वो एक महिला जो अधिक बच्चों को जन्म देने के कारण स्वास्थ्य उनका कमजोर हो जाता है, तो इसीलिए जब कम से कम बच्चे होंगे तो महिला का स्वास्थ्य और गैप होने से भी उनका स्वास्थ्य एकदम अच्छा रहेगा, और उसके कारण वो एक अच्छे घर का वातावरण को अच्छा करने में वो एक सहभागी बनेगी, एक अच्छा योगदान दे सकेगी अगर वो स्वस्थ रहेगी तो। अ हैप्पी हेल्दी मदर इज अ की टू अ वेलफेयर ऑफ द फैमिली, होल फैमिली। इसीलिए एक सुखी और स्वस्थ माँ जो है ना वो पूरे परिवार के कल्याण की कुंजी होती है ना, उसकी जो है वो की होती है। यानी पूरे परिवार को अगर सुखद और कल्याण उसका करना है या सुखद तरीके से रखना है, अच्छे से रखना है, वातावरण को अच्छा बनाना है, तो उस माँ का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। द माइंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। फिर पॉजिटिव हेल्थ तो यानी संपूर्ण स्वास्थ्य को मेंटेन करने में मस्तिष्क की बहुत बड़ी भूमिका होती है। टू डेवलप हेल्दी माइंड इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न टू रिलैक्स प्रॉपरली एंड टू डेवलप वेज टू डील विद डे टू डे स्ट्रेस। तो यह कह रहे हैं कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मस्तिष्क है, इसको हम लोगों को विकसित करना जरूरी है, यानी शांत रखना या उसको स्वस्थ रखना जरूरी है। तो उसको स्वस्थ रखने के लिए क्या जरूरी है? तो हम लोगों को प्रॉपरली रिलैक्स जरूरी है, यानी एक काम कर लिया, काम के बाद में पर्याप्त रिलैक्स बहुत जरूरी है। और इसके लिए हम, इससे क्या होता है, तो इससे हमारा डे टू डे स्ट्रेस यानी रोजाना का जो हमारे मस्तिष्क में तनाव होता है वो उस आराम करने से शांत हो जाता है। मैनी डिजीजेज सच एज हाई ब्लड प्रेशर एंड सम हार्ट प्रॉब्लम्स आर thought to be related to stress, so by using relaxation technique you may avoid many health problems। तो ये कह रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे हाई ब्लड प्रेशर है या फिर हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं जो रहती है, वो सारी जो है आर थॉट टू बी रिलेटेड टू स्ट्रेस। ये सभी जो है वो मस्तिष्क में तनाव के कारण आती है। किसी का अगर ब्लड प्रेशर, बीपी बढ़ता है तो वो कैसे बढ़ता है? टेंशन ज़्यादा बढ़ने की वजह से, दिमाग में तनाव बढ़ने की वजह से। हार्ट अटैक आता है तो टेंशन की वजह से आता है, यानी मस्तिष्क में तनाव। और भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, है ना, तो वह सांस चढ़ने लगती है, चिंता होती है, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं इसके कारण है। सो बाय यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक यू मे अवॉइड मैनी हेल्थ प्रॉब्लम। इसलिए आप लोग कई सारी ऐसी रिलैक्सेशन टेक्निक्स का उपयोग करके, है ना, उन तरीकों का उपयोग करके अपने मस्तिष्क को आराम दिया जा सकता है। उसमें योग भी शामिल है, वो भी कर सकते हैं। However, even when we enjoy good health, diseases may occur। अब ये कह रही है अंत में कि हाँ,
हम सभी हमारे हेल्थ का पूरा ध्यान रखेंगे, हम एक अच्छी हेल्थ का एंजॉय कर रहे हैं, यानी हम सोच रहे हैं कि हम संपूर्ण स्वस्थ है, लेकिन फिर भी कभी बीमार पड़ गए तो हम सोचेंगे ये क्या हो गया, तो होगा वो तो, है ना। हम संपूर्ण स्वस्थ है लेकिन फिर भी कई बार सामान्य कुछ बीमारियां तो होगी, अकर यानी घटित होना या होना, वो तो होगी। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स ईच पर्सन इज एट रिस्क ऑफ बिकमिंग सिक और इंजर्ड अबाउट ट्वाइस अ ईयर ऑन एवरेज। यानी जैसा कि हम लोग इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स यानी कि हम लोग अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी को देखें, यानी उन आंकड़ों को देखा जाए तो उन आंकड़ों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एवरेज यानी औसतन प्रत्येक व्यक्ति जो है वो साल में 2 बार बीमार पड़ता है ना। ऐसा एवरेज है, इसका औसत ऐसा बना हुआ है, तो बीमारी होगी थोड़ी बहुत, कोई दिक्कत नहीं। इट इज इंपॉर्टेंट टू डील विद एनी सिकनेस और इंजरी इन अ रियलिस्टिक एंड इंटेलिजेंट वे विदाउट पैनिक। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि हमको जो बीमारी हुई है या जो भी इंजरी यानी जो हमारे साथ हो गई, तो उसको क्या करना चाहिए, तो उसको हम लोगों को रियलिस्टिक एंड इंटेलिजेंस वे यानी कि उसको हम लोगों को वास्तविकता पूर्ण और अपने मस्तिष्क का उपयोग करके बुद्धिमत्तापूर्ण उसको सॉल्व करना चाहिए, उससे डील करना चाहिए बिना किसी घबराहट के। घबराना नहीं, अरे बीमार हो गया बड़े हॉस्पिटल चलो यहाँ से बहुत बड़े शहर में चलो, है ना, अच्छी दवाइयाँ लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हम लोग अपनी बुद्धिमत्ता से उसका करें। हमको जरूरत है आगे जाने की, बड़े हॉस्पिटल जाने की, तो वहाँ जाए। हमको लगता है कि सामान्य दवाइयों से या सामान्य डॉक्टर को बताने से ठीक हो जाएगा, तो वहाँ बताएं। Knowledge of the body should help you to manage an emergency situation before contacting a doctor for proper medical management when necessary। और इसीलिए ये कह रहा है कि knowledge of the body यानी हमारे शरीर का ज्ञान हमको होना चाहिए। उससे क्या होगा, तो हमारे शरीर का ज्ञान जो है ना वो हमको कई बार डॉक्टर तक जाने से पहले उस आपातकाल स्थिति में, इमरजेंसी स्थिति में हमको क्या क्योर करनी है वो बताने में ठीक रहेगा। यानी हमको कई बार जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा सर दर्द है ना बहुत अधिक, तो उसको हम शुरुआत में हमको पता है कि मेरे शरीर के लिए क्या ठीक है, ये सर दर्द कैसे ठीक हो सकता है, उसको वो सारी हमारे शरीर का अगर हमको ज्ञान है तो वो खान पान के माध्यम से या उसके माध्यम से हम हमारे शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं डॉक्टर के पास जाने से पहले या मेडिकल फैसिलिटी लेने से पहले। तो ये आवश्यक है कि हमको हमारे शरीर का ज्ञान होना चाहिए। Any medication or drugs such as antibiotics or strong pain killers need to be monitored by a doctor or other qualified person in the health profession। और फिर ये कह रहा है कि कई सारी ऐसी दवाइयाँ, यानी कोई भी दवाई या खास करके और इस तरह की दवाइयाँ या ड्रग जो भी दवाइयाँ होती है वो जैसे कि एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक दवाइयाँ, इस प्रकार की जो दवाइयाँ हैं, या स्ट्रॉन्ग पेन किलर यार जो पेन किलर दर्द ठीक करने वाली ऐसी दवाइयाँ, यह सभी दवाइयाँ जो है वो डॉक्टर के मॉनिटर में ही लेना चाहिए, यानी उसके निरीक्षण में ही लेनी चाहिए, या अन्य जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले उस एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में ही लेनी चाहिए। हमको हमारी मर्जी से कोई गोलियां दवाइयां ले ली ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से सुब्रा दत्ता ने हमें हमारे स्वास्थ्य को यानी संपूर्ण स्वास्थ्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, हम हमारे शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, हम हमारे बॉडी सिग्नल्स को समझ करके कैसे अपना इलाज कर सकते हैं, ये सारी बातें हमको शुभ्रा दत्ता ने समझाई है इस लेसन के माध्यम से। तो हम लोगों को आशा है ठीक से यह पूरा लेसन समझ में आ गया होगा। हम बार बार इन वीडियोस को देखें, पूरा देखें वीडियो को, और पिछले वीडियो भी जैसा मैंने बताया है पूर्व में आई बटन में लिंक दी हुई है दोनों उन पार्ट की, हम उससे उन पूरे वीडियो को देखें। थैंक यू।